हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। इसे इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। कितना प्रतिशत? 19%। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों के द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भूस्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर काफी ऊंची थी। महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल के साथ स्थापित की जाती थी। महाल यानी ये जागीर का एक भाग होता था, इन लोगों के साथ स्थापित की जाती थी। और इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि यानी शामलात तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। कितना प्रतिशत? 30%। याद रखिएगा। देखिए, औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार ने गृह शुल्कों यानी होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज सचिव के द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलवे पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया व्यय, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक, और भारत सरकार के द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था और इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नामात्र का शुल्क या बिल्कुल नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटिश में भारी शुल्क लगाया जाता था। याद रखिएगा। देखिए, धन के बहिर्गमन या अपवाह यानी ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल इंग्लैंड को हस्तांतरण था। बहिर्गमन या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य क्या था? भारत से धन संपत्ति एवं माल इंग्लैंड में भेजना, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्य या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों
याद रखिएगा, जो इनके पुस्तक है इंग्लैंड डेट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, इसमें आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई ने अंग्रेजी राज की विशेष नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा हुआ है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी थी। दादा भाई नौरोजी, इनका समय याद रखिएगा 1825 से 1917 ईस्वी है। दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। किसका? लंदन इंडिया सोसाइटी। किसके साथ? तो WC बनर्जी के साथ मिलकर, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। पहला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? पहला है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा है भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। देखिए, इसमें तीसरा जो कथन है, तीसरा कथन को छोड़कर पहला दूसरा दोनों कथन सत्य है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज सचिव के द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था और इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलवे पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक तथा भारत सरकार के द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। प्रश्न संख्या सेकंड है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। थर्ड नंबर है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? देखिए, इसका कारण था धनिक वर्ग के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसके बारे में एक दो लाइन है, देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। देखिए, जो ऑप्शन है इसको ध्यान से भी देखा करिए। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि जो सही ऑप्शन है उसी को आपके साथ शेयर करूं, बट आप जो है पूरी ऑप्शन को एक बार देखिए, एनालिसिस करिए, फिर जो है इसका जो सही जवाब होगा, जिस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है उस पर गौर करिए।
तो सभी ऑप्शनों को एक बार आप देख लिया करिए। प्रश्न संख्या 4 है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी और इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिससे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे, भद्र नवाब थे। प्रश्न संख्या 5 है, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में। याद रखिएगा। 6 नंबर है, अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? जमींदारों से, किसानों से, व्यापारियों से या मजदूरों से? तो देखिए, अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों से किया गया, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 7 नंबर है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो रिपीटेड प्रश्न है, जो ऊपर में पूछा गया है वही प्रश्न है, इसका सेम जवाब होगा जमींदारों के साथ। जो अस्थायी बंदोबस्त था किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ। प्रश्न संख्या 8 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन। 9 नंबर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो 1793 ईस्वी में। याद रखिएगा, और शुरू में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। देखिए, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ए, बी, सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ अस्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, जब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते। लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, प्रति आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इसलिए इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। 11 नंबर है, चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था, इसका कारण क्या था आप बताइए। तो देखिए, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ध्यान रखिएगा। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है लागू की और इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, इनको अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली का जो है
1/11वां भाग हिस्सा जो है 1/11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। जमींदार काश्तकारों में से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था और इस कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसी के फलस्वरूप 1859 ईस्वी में रेंट अधिनियम, रेंट एक्ट पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में और बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों के रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। प्रश्न संख्या 12 है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। सी ऑप्शन याद रखिएगा। लॉर्ड कर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट के रूप में यानी अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। और इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। 13 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बताइए कि कब बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था? कब दिया गया था? तो 1850 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा। देखिए 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इस बीच बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे? निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, यानी सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों के द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। टॉमस मुनरो ने 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में जो है इसे लागू किया। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया और संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र, मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग में यह व्यवस्था जो है लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से, सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 ईस्वी के बाद विनगेट और गोल्ड स्मिथ के द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। 15 नंबर है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ब्रिटिश व्यवस्था में भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, बताइए। देखिए पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में, यानी सी और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 17 नंबर है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो मुनरो, नाम याद रखिएगा, मुनरो। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी
रैतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? टॉमस मुनरो। 19 नंबर है, अंग्रेजों ने रैतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? अंग्रेजों ने रैतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो देखिए, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20 है, अंग्रेजों ने रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। अंग्रेजों ने रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 21 है, रैतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा है, सरकार रैयत को पट्टा देती थी। और तीसरा है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। रैतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, इसका सही जवाब होगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों कथन रैतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैतवाड़ी व्यवस्था को जो है लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? नाम याद रखिएगा, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। रैतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिकाना जो है हक या मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे जो है पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। 22 नंबर है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बताइए वो कौन सी प्रथा है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा, यह जो प्रथा है रैतवाड़ी प्रथा है, बी ऑप्शन। देखिए, रैतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान जो है स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 23 नंबर है, कथन ए कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण आर, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो बताइए नीचे दी गए कूट में से सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही जवाब दीजिए, बताइए। देखिए, इसमें जो है आपका ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, यानी ए आपका सही ऑप्शन है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये व्यवस्थाएं थी अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी पद्धति। अस्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी और इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैतवाड़ी व्यवस्था लगभग 51% हिस्सा जो है मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू थी। महालवाड़ी पद्धति लगभग 30% जो है संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब यानी कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी। स्पष्ट है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे, अतः कथन और कारण दोनों सत्य है। 24 नंबर है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 ईस्वी, याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया है। 25 नंबर है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब है क्या इसका सही जवाब होगा कब हुई थी? तो देखिए, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा।
असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यवसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है, याद रखिएगा। और 26 नंबर में आपको जो है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, जजमानी का संबंध है उत्तर भारत से। जजमानी का संबंध जो है उत्तर भारत। 12 बलूट इसका संबंध है महाराष्ट्र से। मिरासी का संबंध है तमिलनाडु से और अडाडे का संबंध है कर्नाटक। तो सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन। और यहां पे दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। जजमानी का संबंध उत्तर भारत, 12 बलूट का महाराष्ट्र, मिरासी का तमिलनाडु, अडाडे का कर्नाटक। 27 नंबर है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? इसका सही जवाब दीजिए। इसके बारे में हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, धन के बहिर्गमन या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्य या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेप टू इंडिया, इनके पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इंग्लैंड डेप टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 28 नंबर है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। 29 नंबर है, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। 30 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, अभी कथन ए है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, कारण आर धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है? देखिए, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, बहिर्गमन अथवा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्य या प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के जो स्रोत थे, व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिए जाने वाला लाभांश आदि, कंपनी के द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था। परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं बल्कि भारतीय साधनों का अधिक दोहन या शोषण करना था। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप जो है धारण कर लिया। 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक उपरिसाधनों में लगाए गए जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज, खनिज उद्योग यानी कोयला एवं सोना, वित्तीय संस्थाओं, बैंक,
बीमा, वित्तीय निगम, इनमें जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे और इनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी और इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। 31 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? निम्नलिखित में से आपको बताना है भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे कौन थे, बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त, ये तीनों थे, यानी डी ऑप्शन। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 1870 से 1905 ईस्वी के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इनमें 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। वे कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे और आईसीएस अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा और इन तीनों के अतिरिक्त जीवी जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक या संपादक ये दोनों थे, और गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवाद ही है। 32 है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो सही जवाब है सर सैयद अहमद खां, डी ऑप्शन, याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। 33 नंबर है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला और धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल के टिकट पर, याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने, डी ऑप्शन। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। 36 है, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई और दूसरा कथन है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से दोनों कथन सत्य है, पहला और दूसरा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था और इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी, क्या थी?
दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी जो देन थी, पहला है, इन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। क्या यह सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। दूसरा है, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। क्या यह सही है? नहीं। याद रखिएगा, पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है और तीसरा कथन है उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर जो है सर्वोपरि जोर दिया। यह भी कथन सत्य नहीं है, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी। 38 है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है, तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे थे, किंतु अब इस देश में सूती कपड़े की मानो बाढ़ आ गई है। यानी विदेशी जो कपड़े थे बहुत ज्यादा आ गए थे। 39 है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को, ए ऑप्शन। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था के लिए उल्लेखनीय कार्य किया और इसीलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। 40 नंबर है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो दूसरा है, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मिरासीदार राज का नामित राजस्व दाता, बताना है कि इनमें से जो सही सुमेलित है कौन है? तो दूसरा और तीसरा दोनों सुमेलित है। औरंग का जो संबंध राजकोष का प्रभारी से दिया गया है यह बिल्कुल सत्य नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, दूसरा और तीसरा। औरंग जो है फारसी का शब्द है जिसका अर्थ गोदाम होता है। यहां पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यालयों के लिए यानी वर्कशॉप्स के लिए भी किया जाता है। बेनियान यानी बनिया पारंपरिक वाणिज्य समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में अपनी कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। मिरासी अरबी शब्द है जिसका अर्थ उत्तराधिकारी होता है। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार के द्वारा मिरासीदारों को राज का इकलौता नामित राजस्व दाता माना गया है। 41 है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या था आप बताइए? देखिए सही जवाब जो होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योग के लिए रास्ते जो सॉरी मतलब कि जो इंग्लैंड के जो उद्योग थे, इंग्लैंड को अपने उद्योग के लिए जो माल थे सस्ते माल की आवश्यकता थी और इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसका अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसान को अब नगदी राशि की आवश्यकता थी, इसीलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हो गया जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके, जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबर, कॉफी, नील, रेशम, जूट, तंबाकू जैसे वाणिज्य फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी।
इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत जो है प्राप्त होती थी और इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में अनौद्योगिकरण का काल कहते हैं और इसके लिए अग्रलिखित नीतियां उत्तरदायी थी। पहला, भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना, भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी यानी कर लगाना और ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात करना, रेल मार्गों का विकास, विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना इत्यादि। और इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश कर दिया। और इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि यह अंग्रेज घुसपैठिया थे जिसने भारतीय जो खड़ी है इसको तोड़ दिया, चरखों का नाश कर दिया। जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया, यानी विदेशी वस्तुएं या विदेशी जो वस्त्र थी इनको यहाँ पे जो है बहुत काफी मात्रा में यहाँ पे ला दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 1857 की क्रांति है, तो इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए या इनको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है, आप वहां से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।